नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इन दिनों राहुल गांधी एक बहुत जबरदस्त डायलॉग दे रहे हैं। जहां जाते हैं वो कहते हैं कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं जो माफी मांग लूं। और इस चक्कर में उनकी सांसदी भी चली गई, घर भी चला गया, लेकिन डायलॉग बरकरार है। और इस डायलॉग की वजह से ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल दलाल पत्रकारों का जो पूरा जत्था है वो एक नए तरह की नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहा है। सावरकर वर्सेस नेहरू। अब गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को सावरकर से क्या दिक्कत है और नेहरू जी से इनकी तुलना क्यों की जा रही है इनके द्वारा, और क्यों यह बताया जा रहा है कि भाई सावरकर एक कायर थे, माफी वीर थे। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान में सबसे बेहतर व्यक्ति, जिन्होंने सावरकर के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किया, लेखक और इतिहासकार और वरिष्ठ पत्रकार उदय मोहरकर जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। ये बार बार पॉलिटिक्स के अंदर सावरकर का नाम खींचा जाता है। राहुल गांधी जो बार बार ये नेहरू से उनकी तुलना करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि भाई मैं तो गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं जो माफी मांग लूं। इमेच्योरिटी कहेंगे इसे? इसको मैं कहूँगा, इंग्लिश में कहें तो टोटल लैक ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। देखिए, वीर सावरकर के समर्थन में अगर 10 व्यक्ति थे आज से 10 साल पहले, तो आज उनकी संख्या हो चुकी है 60-70। तो उनको एक सामान्य पॉलिटिकल गणित भी नहीं आता उनको कि भाई जो बात बोले से मुझे नुकसान होगा वो नहीं बोलूँगा, ये समझ भी उनमें नहीं है। जहाँ तक रहा सावरकर का सवाल, देखिए ऐसा है कि वीर सावरकर को प्रेस किया था इंदिरा गांधी ने, है ना। मतलब आप देखिए कि 2002 के पहले सावरकर को क्रिटिसिज्म किया नहीं है। कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं जो अब निकल पड़े हैं उनको बदनाम करने के लिए, तो हिरेन मुखर्जी जो थे कम्युनिस्ट नेता, वो तो सावरकर के बड़े एडमायरर थे, बहुत बड़े। मूल ये एक तरीके से प्रतिबिंब है हमारी पॉलिटिक्स का। जितनी मुस्लिम मतों की भूख बढ़ेगी उतनी आवश्यकता होगी सावरकर को बदनाम करने की, क्योंकि भारत के इतिहास में मुस्लिम तुष्टीकरण के अगर सब में बड़े विरोधी थे वो थे वीर सावरकर, जिन्होंने 1937 में कहा था, विभाजन के 10 साल पहले, कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो कांग्रेस कर रही है हिंदू हकों को हनन करके, इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। और उन्होंने अपना जो दिसंबर 1937 का उनका जो वक्तव्य था हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में, उसमें उन्होंने संकेत दे दिया था कि अगर यही चलता रहा तो विभाजन हो सकता है। जी, 10 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी करीब करीब। तो ये जो आजकल कांग्रेस का जो नया स्वरूप है, खास करके राहुल गांधी का, वो इस बात का प्रतिबिंब है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो बड़ी है। कांग्रेस तो पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, लेकिन राजीव गांधी के जाने के बाद, राहुल गांधी के आने के बाद ये बड़ी है। राइट। तो जितनी मुस्लिम तुष्टीकरण की भूख रहेगी उतने ही आपको सावरकर को बदनाम करना पड़ेगा, तो ही आपको मुस्लिम मत मिलेंगे, ऐसा उनका मानना है। और ठीक है अगर ऐसा मानते हैं वो तो। लेकिन एक बार जो बार बार किया जाता है कि नाथूराम गोडसे से भी उनका संबंध जोड़ा जाता है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो एक पूरा एक विंग ही सावरकर को बदनाम करने के लिए, बहुत सारे उसमें पत्रकार भी जुटे हुए हैं कि जो बार बार माफ़ी की बात करते हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि भाई उनका कोई आज़ादी की लड़ाई में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, कभी किसी इसको कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम ही उन्होंने नहीं किया कि जो अंग्रेजों को भगाने का हो। देखो ऐसा है कि जिन लोगों को एक गलत राजनीति खेलनी है उनके लिए सब करना संभव है। वीर सावरकर जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, है ना, और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, उस टाइम पे वो ब्रिटिश का भी विरोध कर रहे थे।
1945 की जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर जब एनबी खरे बाद में हिंदू महासभा में आ गए थे, पर उस टाइम पे वो कांग्रेस में थे। उसके पहले उस टाइम पे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वो 1945 में। तो जब लॉर्ड वेवेल ने पूछा उनसे, उन्होंने जब लॉर्ड वेवेल से उन्होंने पूछा कि आपने सावरकर और हिंदू महासभा को क्यों नहीं बुलाया इस कॉन्फ्रेंस में, बोले वो तो हमारे बहुत बड़े विरोधी हैं, कांग्रेस से ज़्यादा बड़े विरोधी हैं। तो ठीक आज़ादी के पहले अगर लॉर्ड वेवेल ये बयान दे रहा है तो उसका मतलब और मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, माफी की बात करें तो 1948 में मनोहर मालगांवकर नाम के एक बहुत बड़े लेखक हो गए, जिनका आरएसएस या हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं था, राष्ट्रभक्त थे। उन्हें किताब लिखी है द मैन हु किल्ड गांधी। वो जब किताब लिख रहे थे तो वो दिगंबर बड़गे को मिलने गए थे। दिगंबर बड़गे वो व्यक्ति है जो अप्रूवर बन गया था और जिससे स्टेटमेंट दिया था कि वीर सावरकर गांधी मर्डर के अंदर वो इन्वॉल्व है, ऐसे संकेत मुझे मिले थे। उनके आधार पर वीर सावरकर की अरेस्ट हुई थी। दिगंबर बड़गे ने 1978 के अंदर मनोहर मालगांवकर को ये कहा कि वो स्टेटमेंट मैंने सरकार के प्रेशर में दिया था। ये बात ही खत्म हो जाती है। आप खोसला कमीशन की बात करें, उसकी कोई कमीशन की बात ही नहीं है। 1978 के अंदर अप्रूवर जो बन गया था, जिसके आधार पे आपने सावरकर को अरेस्ट किया था, वो ये कहता है कि वो स्टेटमेंट मैंने सरकार के प्रेशर में आके दिया था। तो बात मतलब कांग्रेस ने पाप किया है सावरकर को बदनाम करने का। ये बताइए, जो नेहरू से तुलना की जाती है, अगर स्ट्रेटजी वाइज अगर हम देखें या पूर्वानुमान, कोई भी बड़े थिंकर या किसी लीडर को जब हम आकलन करते हैं तो ये ज़रूर एक पक्ष उसका ये भी होता है कि उन्होंने भविष्य के बारे में क्या क्या बातें कही, क्या क्या सत्य साबित हुई और क्या क्या असत्य। ये अपने आप में एक तरीका है जो नेताओं को मापने का। उस आकलन में नेहरू और सावरकर को आप किस तरह से तौलते हैं? देखिए, जो लोग नेहरू जी को टोटली कंडेम कर रहे हैं, जीरो मार्क दे रहे हैं, उनके साथ मैं नहीं हूं। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन का सवाल है, जहां तक हमारी कूटनीति का सवाल है, सावरकर और नेहरू की कोई कंपैरिजन नहीं है। सावरकर को हमारी जो पुस्तक है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, में और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित की, उसमें हमने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं तो वीर सावरकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। वीर सावरकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस हैं, क्योंकि जो भी आपत्तियां भारत पे आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गए 75 साल में, उन सब की भविष्यवाणियां वीर सावरकर आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। आसाम की भविष्यवाणी की थी 1941 में उन्होंने, जब ये घुसपैठिए आ रहे थे ईस्ट बंगाल से और ब्रह्मपुत्र वैली में बस रहे थे बड़ी संख्या के अंदर। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि ये घुसपैठिए जो हैं वो भारत की उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा और आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे भविष्य में। तो उस टाइम पे नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, नेचर एबहॉर्स वैक्यूम, जहाँ खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे। सावरकर ने कहा, वीर पंडित नेहरू को जो पर्यावरण का ज्ञान है बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबहॉर्स पॉइजनस गैस। राइट। कहने की शैली उनकी कठोर थी बहुत, लेकिन सही थी। उस टाइम पे मुसलमानों की संख्या आसाम में 10 से 12% थी, आज है 35% से भी ज़्यादा। उसमें से कई वहां भी बन चुके, देवबंदी विचार के हो चुके हैं, कट्टरवादी विचार के हो चुके हैं। आप समझिए, चाइना के बारे में सावरकर ने क्या कहा था। चाइना समय बड़ा एग्जाम्पल है कि नेहरू और सावरकर में क्या फर्क है, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, कूटनीति का सवाल है। देखिए, आज का चाइना का गठन हुआ था 1948 में। 52 में सावरकर ने देखा कि चाइना भारत से सैनिकी रूप से आगे बढ़ चुका है। उस टाइम पे सावरकर ने पहली वार्निंग दी। उन्होंने कहा, देखिए चाइना हमसे आगे बढ़ चुका है और ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है भविष्य में जाके। इसके लिए भारत को अणुशक्ति बनना चाहिए। अणुशक्ति की बात उन्होंने 1952 में कही थी। 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए, ये कहते हुए कि भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर इन 5 मंत्रों को फॉलो करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने अपनी दूसरी वार्निंग दी, भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, देखिए जिस तरीके से तिब्बत को हड़प लिया है चाइना ने, उसके बाद में चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी भाईचारे की बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है। इससे चाइना की जमीन हड़पने की भूख बढ़ेगी
और मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं हुआ कि चाइना भारत पे ही आक्रमण के भारत की ही जमीन हथिया ले, जो बात 8 साल के बाद सही पड़ी 1962 के अंदर। और उस टाइम पे सावरकर ने 2 चीजें कही जो 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 अब 60 साल के बाद अब हम फॉलो कर रहे हैं, ये सरकार फॉलो कर रही है उसको, समझे ना। सावरकर ने कहा कि सैनिक की शक्ति जो है, इट इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशंस ग्रेटनेस। राइट। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से देश कितना ही भी समृद्ध हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, अगर सैनिक के रूप से अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो वो महान देश नहीं बन सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका सब में बड़ा दाखला है, वो है तालिबान। तालिबान अपने आप को कट्टरवादी इस्लाम का रक्षक गिनता है, शुद्ध इस्लाम का, ठीक है। वो चाइना, वो तालिबान हमको भी कभी लाला करता रहता है कश्मीर के मुद्दे पे। वो ही तालिबान चाइना उइघुर मुसलमानों पे जो अत्याचार कर रही है, काबुल से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर बॉर्डर के ऊपर उइघुर प्रोविंस के अंदर, उसके सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं चाइना के सामने। दुनिया का कोई भी मुल्क उसको नहीं बोल सकता। उसमें तालिबान आ गया उसके अंदर, राइट। क्योंकि तालिबान को मालूम है कि चाइना बिल्कुल बगल में है, और चाइना के साथ हमने अमेरिका को तो भगा दिया यहां से, है ना, लेकिन चाइना तो बिल्कुल बगल में है। तो चाइना के सामने अगर हमने इस बात को लेकर विरोध किया तो चाइना हमें मसल देगा, बराबर। दूसरा उन्होंने कहा था कूटनीति को लेके कि कोई 2 देश परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकते। उनकी जो संबंध है वो उनकी जो आवश्यकता है वो तय करती है। राइट। जब नेहरू जिस टाइम पे ये मानते थे कि जो हमारे दोस्त थे हमेशा दोस्त रहेंगे हमारे, सावरकर का गलत बात है ये। उन्होंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन अगर है तो उसको हमें दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि एनलाइटन डिप्लोमेसी इज व्हाट वी नीड। और इसी आधार पर उन्होंने 1940 के अंदर, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ के, भारत से भाग के बाद में जो मदद ली एक्सिस पावर्स की, चाइना और जापान की, जर्मनी और जापान की, वो जो एडवाइस दी थी, वो जो सुझाव दिया था सावरकर ने दिया था। 3 लोग थे उसमें। एक थे रास बिहारी बोस जो हिंदू महासभा के जापान इकाई के प्रेसिडेंट थे, एक उन्होंने सलाह दी थी, एक बंगाली व्यक्ति ने उसने दी थी, और मेन थे उसमें सावरकर ने कहा, जब उनकी एक गुप्त मुलाकात हुई बंबई में 1940 के अंदर, जब सावरकर ने कहा कि नेताजी आप क्या कर रहे हो, ये आप कहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन करके जेल में जा रहे हो, आपका काम तो ये, आप जाइए देश से, आप भाग जाइए वेश बदल के, और आप चाइना, जर्मनी और जापान की मदद लीजिए। आप, हमारा उद्देश्य है ब्रिटिशरों को यहां से उखाड़ फेंकना। और इस बात का समर्थन उन्होंने खुद ने कहा है, ये सुभाष चंद्र बोस ने भी इस बात को स्वीकारा है। और सावरकर ने 1952 में जब अभिनव भारत का विसर्जन किया उन्होंने, उनकी जो क्रांतिकारी संस्था थी, उस टाइम पे कहा कि उनकी क्या वार्तालाप हुआ नेताजी के साथ में, उसका पूरा वर्णन किया उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है अभी ये। तो क्या राहुल गांधी को ये सारे इतिहास की चीजें कोई, राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से किन चीज़ों से प्रभावित है मालूम नहीं, लेकिन वो राजनीति उनकी बड़ी पुअर टाइप की है। मतलब उनको ये नहीं मालूम कि मेरा नुकसान कहाँ है, मेरा फायदा कहाँ है। अब मैं तो पॉलिटिकल टिप्पणी कम करता हूँ क्योंकि संवैधानिक पद पे हूँ, लेकिन अभी गुजरात में गए थे, गुजरात में वो मेधा पाटकर के साथ घूम रहे थे, तो उनको मेरे ख्याल से राजकीय समझ कम है, ऐसा लगता है मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत क्लैरिटी के साथ नेहरू और सावरकर की तुलना की और ये बताया कि किस तरीके से नेहरू का योगदान देश को बनाने में है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वहाँ सावरकर के विचार कहीं ज़्यादा उनसे उत्तम है। नहीं, उत्तम नहीं, दोनों पोल्स अपार्ट है। 1962 के अंदर जब युद्ध हुआ, उस टाइम पे हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ हथियार बनने चाहिए, वहाँ चाय का प्रोसेसिंग होता था। मतलब नेहरू ये मानते थे कि अगर हमने कोई के सामने कोई का विरोध नहीं किया तो कोई को हमारा विरोध कौन करेगा। वो चाइना को पहचानने में फेल हो गए टोटली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।